हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले की वीडियोस में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि दो तरीके के बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। तो आज हम बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, कैश बेसिस जिसमें कैश को बेस बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, इनकम को, जो भी इनकम्स हो रही है उनको जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो कैश में रिसीव्ड ना हुई हो। Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि उनको कैश में पे ना किया गया हो। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल and are ignored till cash is actually received or paid for them। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कैश बेसिस का मतलब है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यही है कि कोई भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन को जब तक कैश ना मिला हो, ना कैश में पे किया हो, तब तक उसको इग्नोर हम करते रहेंगे। ठीक है, thus profit is merely the excess of actual cash received in respect of the sales of the goods and other income। ठीक है, over actual payments in respect of purchase of goods, expenses on wages, salaries, rent etc। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे या फिर जो इनकम्स हैं उनमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तभी हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अब इसमें वही चीज है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव। कैश रिसीव्स आपका ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब कैश रिसीव्स में क्या क्या इंक्लूड है, सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम्स। ठीक है, जो गुड्स को बेचने से, जो भी कैश में गुड्स बेची है, ठीक है, उनसे जो भी कैश रिसीव्ड हुआ है वो रेवेन्यू बोली जाएगी। एंड अदर इनकम्स जैसे रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अदर इनकम्स। ठीक है, तो दोनों को मिला के, सेल ऑफ गुड्स और अदर इनकम को मिला के ही कैश रिसीव्ड होगी। ठीक है, ओवर एक्चुअल पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ओवर आपने पेमेंट्स किस किस के किए? गुड्स को परचेज करने में एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसको? वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, इन सब में जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं। ठीक है, तो आपकी रिसीप्ट्स की, कैश की रिसीप्ट्स की एक्सेस होगी रादर देन कैश पेमेंट्स जो भी किए गए हैं। वो कैश पेमेंट्स आपने परचेज ऑफ गुड्स में किए हैं या तो फिर सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सबको पे करने में दिए। ठीक है, इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी आप इनकम और प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, क्या बनाते हो, ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू आप या तो इनकम फाइंड आउट करते हो या प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो। यानी कि इनकम और पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट में आप जितनी भी कैश रिसीप्ट्स होंगी उनको दिखाओगे और जितने भी कैश एक्सपेंसेस होंगे उनको दिखाओगे। और अगर कैश रिसीप्ट्स एक्सेस होंगी कैश पेमेंट्स के, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही चीज बताई गई है। ठीक है, दिस बेसिस इज यूजफुल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड चार्टेड अकाउंटेंट।
ठीक है। ये बेसिस किसके लिए यूजफुल होता है? प्रोफेशनल पीपल के, ठीक है, जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट। अब लॉयर्स, अब ये देख रहे हो यहाँ पे लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट, इन्हीं का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं होता है ना, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो यानी कि सर्विसेज वाले में आप केवल कैश रिसीप्ट्स को दिखाओगे और कैश पेमेंट्स को दिखाओगे, ठीक है। अब इसके आइए चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है दिस बेसिस इज सिंपल। सिंपल है, सिंपल किस तरीके से? केवल इसमें कैश के रिसीप्ट्स दिखाएंगे और कैश के पेमेंट्स दिखाएंगे, ठीक है। रियलिस्टिक है क्योंकि ये रियल है। एक्चुअल में जब प्रॉफिट या इनकम का मतलब ही यही होता है कि आपको कैश में रिसीप्ट्स हुई हो, कैश में ही एक्सपेंसेस हुए हो, तभी आपका प्रॉफिट या इनकम निकल के आती है, ठीक है। एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मैनी पीपल। और जो कई सारे लोग हैं जिनकी कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कि जो कंजर्व लोग हैं, जो वो क्या सोचते हैं, वो मेन पैसे को ही मेन मानते हैं कि पैसा आया और पैसा गया, पैसा आया तो रिसीव और पैसा गया तो एक्सपेंस, ठीक है। उनका मेन मुद्दा किससे रिलेटेड होता है? पैसे से रिलेटेड होता है। उनको किसी से मतलब नहीं है क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या इनकम एडवांस में मिल रही है, उनको केवल पैसे से मतलब है। तो उसी को वो, क्योंकि जो बेस हम लोग मानते हैं, जो लोगों की सोच होती है, वो प्रॉफिट को किस तरीके से मानते हैं कि आपके पास पैसा इनकम ज्यादा हो रही है और खर्चे कम हो रहे हैं, है ना। और दोनों को ही वो किसके टर्म्स में देखते हैं? कैश के टर्म्स में। तो उनकी कंजर्वेटिव जो इंस्टिंक्ट है उसको क्या कर रहा है? वो सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें अब देखो, जो इसमें एक्चुअल में जो कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वही रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी एस्टिमेट नहीं लगाया जा रहा है और कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये उस वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस एंटरप्राइज के लिए जहाँ पे केवल कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। अब कैश में ट्रांजेक्शन जैसे जो भी वो क्या कहते हैं, अब जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह है तो वहाँ पे कैश में ही सामान ज़्यादा होता है, कैश का ज़्यादा काम होता है। चेक के थ्रू पेमेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। या ऐसा होता है क्रेडिट पे बहुत कम, हम चेक की भी बात नहीं करते हैं, वो भी कैश में उसमें आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट पे बहुत कम ट्रांजैक्शन होता है कि उधार पे दवाई ले जाओ, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जहाँ पे कैश का काम ज़्यादा होगा तो ऐसी एंटरप्राइजेस के लिए जो है कैश बेसिस क्या है, सूटेबल है, ठीक है। अब चलिए इसके आपने कुछ एडवांटेजेस पढ़ लिए, अब आइए चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। जब हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं तो इसका पहला पॉइंट है इट डज नॉट गिव a true and fair view of profit or loss and financial position of the enterprise because it ignores outstanding expenses, prepaid, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस रिसीव्ड इनकम। अब यही चीज़ बताया गया है क्योंकि हमने बिजनेस में जो हमारा जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसमें यही सब पढ़ा था कि प्रॉफिट में जो है अक्रूवल बेसिस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें यही पढ़ा था कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें प्रॉफिट जो भी आपको कैलकुलेट करना है या इनकम निकालनी है, तो चाहे इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग बकाया इनकम हो, आउटस्टैंडिंग खर्चा हो, ठीक है, चाहे पेड एक्सपेंस हो, दोनों ही दिखाया जाएगा। ये पढ़ा था कि इसी तरीके से अगर कोई इनकम मिलने वाली हो या मिल चुकी हो, दोनों ही दिखाई जाएगी, यही कंसेप्ट होता था। तो वही चीज है इसमें। तो कैश बेसिस में केवल कैश पे दिखाते हो,
जो भी आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, जो पहले से खर्चा पे कर दिया है, जो बकाया खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चे को बकाया खर्चा बोलते हैं, जैसे आपने पे नहीं किया है, ठीक है। प्रीपेड जिसको पहले से पे कर दिया है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, ठीक है, जैसे रेंट मिलना बाकी है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ठीक। एंड एडवांस रिसीव्ड इनकम, और कोई ऐसी इनकम है जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। अब जैसे अगर आपका केटरिंग का बिजनेस है ना, तो केटरिंग के बिजनेस में क्या होता है, कुछ पेमेंट जब भी वो केटर्स की सर्विस जिस दिन दे रहे हैं उससे पहले कुछ वो लोग एडवांस में पेमेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो यानी कि एडवांस रिसीव इनकम्स को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रू और फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लगता है, क्योंकि इसमें नॉन कैश नेचर के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये सारे नॉन कैश के ही तो हुए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, ठीक है। फिर है इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो कैश बेसिस है, जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसमें एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैचिंग कॉन्सेप्ट में जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो भी इनकम हुई हो, जो भी आपकी रेवेन्यू जनरेट हुई हो, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में वो सारे खर्चे उस रेवेन्यू में चार्ज किए जाएंगे, चाहे वो पे किए गए हो चाहे ना पे किए गए, ठीक है। मतलब बकाया, और इसी तरीके से रेवेन्यू में भी उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, चाहे वो रेवेन्यू मिली हो चाहे वो रेवेन्यू ना मिली हो, है ना, उसमें से जो भी उसके कंसेप्ट उसके जितने भी खर्चे आए हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, ठीक है, चाहे वो पे किए गए हो चाहे नहीं पे किए गए हो, उसको डिडक्ट करने के बाद ही जो है वो क्या होगा, चार्ज करेंगे उस रेवेन्यू से, ठीक है, तभी आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। यानी मैच करना था उसके एक्सपेंस को, ठीक है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को मैच करना था, चाहे वो पे हो चाहे ना पे हो। इसी तरीके से रेवेन्यू जो जनरेट हुई है, चाहे आपको कुछ दिन बाद वो रेवेन्यू मिलने वाली है चाहे मिल चुकी है, लेकिन उसमें से उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये कंसेप्ट ये कहता था। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को जो है क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, acquisition of fixed assets will have to be treated as an expense for the period in which payment is made instead of the period in which benefits are derived from them, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर कैश बेसिस को मानते हो तो अगर आपने फिक्स एसेट्स खरीदी तो वो क्या कहता है, क्या तो वो एक्सपेंस में आएगा क्योंकि पैसा गया है, लेकिन क्या फिक्स एसेट्स खर्चा है, नहीं, ये तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना, ठीक है। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट है लेकिन फिर भी उसको पेमेंट साइड में दिखा रहे हो, तो ये यहाँ पे कैश बेसिस इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देयर इज अ ग्रेट ऑफ manipulation of profits in cash basis of accounting because payments may either be delayed or made early, ठीक है। मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो पेमेंट जो है पहले कर दिए गए हो या पेमेंट में डिले हुआ हो, ठीक है। कैश में जो कैश का मतलब क्या है, पैसा गया हो, है, अब हो सकता है वो पैसा बाद में जाएगा या कैश पहले से जा चुका है। एंड सिमिलरली इनकम्स में बी पोस्टपोन्ड और कलेक्टेड अर्ली, या तो इनकम जो है बाद में आपने ली हो या फिर कलेक्ट बाद में, या कलेक्ट पहले कर ली हो या कलेक्ट बाद में कर ली हो, ठीक है। तो इससे भी आपका मैनिपुलेशन हो सकता है जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसमें, ठीक है। फिर सिंस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस, कैश में जो है क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आइटम्स को, यानी रेवेन्यू आइटम्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग दिखाया नहीं गया है,
क्योंकि सबको एक ही चीज मानी गई है, वो कैश बेसिस माना गया है। उसमें या तो इनकम हो रही है तो इनकम अगर आ रही है कैश में तो इनकम है, और खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस है कैश में। यानी कि अब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रोज रोज होते हैं, जबकि और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कभी कभी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैश कैपिटल रिसीव्स और रेवेन्यू रिसीव्स को जो है बाइफरकेट नहीं किया गया है, उनको एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसीलिए जो है जो प्रॉफिट्स है उनमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। डिस्टिंग्विश इन द कैश बेसिस देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर, ठीक है। हर ईयर के प्रॉफिट्स में क्या होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि जैसे फिक्स एसेट्स का था, अब फिक्स एसेट्स हर रोज होता क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में कि आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हो, लेकिन जब इनकम और जब आप रिसीव्स और पेमेंट्स लोगे कैश बेसिस में तो यानी कि मतलब कैश से रिलेटेड, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन में पैसा जा नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी तरीके से ये जो डिफरेंट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें अलग अलग होगा, क्योंकि आप फिर फिक्स एसेट जिस साल आपने खरीदी उसी साल दिखाओगे, बाकी के सालों में आप नहीं दिखाओगे क्योंकि कोई पेमेंट नहीं किया गया है। तो इसी तरीके से जो प्रॉफिट्स है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कभी कुछ अलग दिखाएगा, कभी किसी साल में कुछ अलग दिखाएगा, ठीक है। फिर है कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, और जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इस कैश बेसिस अकाउंटिंग को जो है क्या नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इसी की तरह आज का ये जो कैश बेसिस का टॉपिक है वो खत्म हुआ। दूसरा बेसिस जो हमने पढ़ा था अक्रूवल बेसिस, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।